हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है मनी एंड क्रेडिट। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स हम कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक रहेगा हमारा बैंक। तो हम जानेंगे कि बैंक कैसे काम करती हैं, कौन डिपॉजिटर्स होते हैं और कौन बोरोवर्स होते हैं। बैंक ये डिपॉजिटर्स जो पैसा जमा करते हैं इसका क्या करती है और बैंक को कैसे प्रॉफिट होता है, बैंक अपना पैसा कैसे कमाती है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो सबसे पहला एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं सबसे पहले कि भाई जितनी भी बैंक्स हैं, आपने अपने आसपास बैंक देखी होंगी कि बैंक कैसे काम करती हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ SBI बैंक की, ठीक है। तो आपको समझना है, अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मतलब खाता आपको देखने को मिलेगा बैंक में खुला होता है। हो सकता है आपका भी खाता हो, आपके मम्मी पापा का तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। तो जो भी लोग जॉब करते हैं, जो भी लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो अपना पैसा कहाँ जमा कराते हैं? जनरली बैंक में जमा कराते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई व्यक्ति है, मिस्टर चलो जेठालाल है भाई साहब। जेठालाल मान लो पर मंथ की इनकम है इनकी 80,000 रुपये। ध्यान रखना, जेठालाल पर मंथ कितना कमा रहे हैं, ये हो गई इनकी इनकम पर मंथ की। और इनके एक्सपेंसेस, खर्चे की बात करूं तो पर मंथ के खर्चे मान लो इनके 30,000 रुपये हैं, 30,000 खर्चे हैं। तो भाई इनकम में से खर्चे घटा दो, कितना बचा? 50,000। तो हर महीने जेठालाल 50,000 रुपये की क्या करते हैं? सेविंग करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गई कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जेठालाल की तरह जो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, जिनकी सेविंग होती है। तो अब इस पैसे को घर रखना सही नहीं है, क्योंकि मान लो हर महीने 50,000 रुपये इनके घर आते रहेंगे तो घर में पैसा रखेंगे तो इन पैसों में हो सकता है चूहे खा जाएं, चूहे कुतर लें इनको, हो सकता है चोरी डकैती कुछ और हो जाए। तो घर में अगर आप पैसे रहोगे, नगद पैसे रखोगे तो उसका डर बना रहता है। तो ऐसे में एक हमारे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है कि हम उस पैसे को कहाँ जमा करा सकते हैं? हम उस पैसे को बैंक में जमा करा सकते हैं। मगर बैंक में पैसा जमा कराने के लिए पहले जो भी बंदा अगर बैंक में अपना पैसा जमा कराना चाहता है तो उसको बैंक में पहले क्या करवाना पड़ता है? एक खाता खुलवाना पड़ता है, अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। ध्यान रखना। तो मान लो जेठालाल जी हैं, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, इनके पास सेविंग्स हैं, खर्चा निकाल के इनके पास सेविंग आ रही है। तो ये क्या करेंगे? SBI बैंक के पास जाएंगे और SBI बैंक में अपना खाता खुलवा लेंगे और खाता खुलवा के बैंक में अपने अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे, ठीक है। तो एक तरफ जो लोग बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं बोरोवर्स, उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटर्स। बोरोवर्स नहीं, डिपॉजिटर, ठीक है। तो जो लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटर। क्यों कराते हैं? क्योंकि इनके पास सेविंग है, ऑलरेडी सेविंग। अब जिनकी सेविंग नहीं है तो उनको बैंक में खाता खुलवाने का कोई मतलब नहीं है। तो जनरली जिनके पास सेविंग्स होती हैं वो अपना खाता खुलवा लेते हैं बैंक में और बैंक में पैसा जमा करा देते हैं। अब एक फ़ायदा क्या है? बैंक में अगर मान लो इन्होंने 100 रुपये, मान के चल रहा हूँ मैं, अब इन्होंने 100 रुपये जमा कराए तो बैंक इनको 4 रुपये देगी। कितने रुपये देगी? मान लो 4 रुपये ब्याज के दे रही है, इंटरेस्ट के दे रही है। तो इनको कितने का फ़ायदा हो गया? इनको रिटर्न में कितने मिल जाएंगे? 104 मिल जाएंगे। तो इन्होंने 100 जमा कराए, 104 मिल गया। अब आप कहोगे सर बैंक क्यों 4 रुपये देगी? बैंक को फिर बैंक कैसे कमाएगी? तो बैंक के पास ऐसे जेठालाल जी की तरह कई सारे लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, तो बैंक के पास बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। मान लो बैंक ने इनको, जैसे मैंने बताया था, 4% की ब्याज दी। 4%, इन्होंने कितने रुपए जमा कराए? 100 जमा कराए, तो 100 का 4% बन गया, 104 रुपये इनको मिल गए। अब मान लो मुकेश अंबानी जी इनको कोई फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने के लिए इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। हालांकि ये तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, पर मान के चल रहे हैं इनको बहुत कोई इन्वेस्टमेंट करना है बहुत तगड़ा। तो ये मान लो बैंक से क्या ले लेते हैं? लोन ले लेते हैं। तो आपको पता है बैंक के पास तो बहुत सारा पैसा आ जाता है। कहाँ से आ जाता है? बहुत सारे डिपॉजिटर अपना पैसा जमा कर देते हैं। तो अब मुकेश अंबानी जी मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या ले लेते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो अभी हम करोड़ों में बात नहीं कर रहे, 100 रुपये के हिसाब से बात करते हैं। तो बैंक ने 100 रुपये किसको दे दिए? बैंक ने 100 रुपये दे दिए मुकेश अंबानी जी को। अब मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे? इनको वापस, अब भाई सिंपल सी बात है, बैंक फ्री में तो देगी नहीं, तो बैंक इनसे क्या करेगी? इंटरेस्ट लेगी। अब मान के चल रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट इसने बैंक ने इनसे लिए 10 रुपये, जमा के मतलब दिए कितने? 100 रुपये। तो बैंक के पास रिटर्न होकर कितने आ जाएंगे? 110 रुपये। बैंक इनको कितने लौटा रही है? 104 रुपये। जमा कितने कराए थे इन्होंने? 100 रुपये। तो देखो बैंक कुछ नहीं कर रही है, बैंक एक बिचौलिया का काम कर रही है। इनके 100 रुपये को इनको दे दिया इन्होंने, बस बैंक ने इनको 4 रुपये दे दिए और बैंक ने इनसे 10 रुपये ले लिए। तो भाई बैंक की मतलब फिर कैसे काम चलेगा? बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ? तो बैंक को देखो, बैंक ने कितने रुपए कमाए? 10 रुपये कमाए, उसमें से कितने दे दिए? 4 दे दिए। तो कितने बचे? 6 रुपये। 6 रुपये मतलब सेविंग हो गई किसकी? बैंक की। इस 6 रुपये से बैंक क्या कर सकती है? अपना खर्चा पानी निकाल सकती है। अब मैं आपको करोड़ों में समझाता हूँ। देखो, तो मान लो बैंक के पास
करोड़ों डिपॉजिटर्स ने अपने पैसे जमा करा दिए। तो बैंक के पास जो डिपॉजिट होके आए मान लो 100 करोड़ हैं, कितने करोड़ हैं, 100 करोड़, मान लो 4%। देखो बैंक जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देती है वो कम इंटरेस्ट रहती है, जबकि ये बोरोवर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। मान लो 4% इन्होंने लौटा दिए, तो कितना दे दिया इन्होंने, 4 करोड़ दे दिए। यही 100 करोड़ इन्होंने किसको दे दिए, मुकेश अंबानी जी को दे दिए, और इनसे मान लो 10% के हिसाब से कितने ऐंठ लिए, 10 करोड़ रुपए बैंक ने ले लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे बात है कि बैंक को कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो 10 - 4 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, आप लगा लो। तो बैंक भाई 100 रुपये में नहीं खेलती है, बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं जो खाता खुलवा के रखते हैं। तो ऐसे करके अगर बैंक की आप कमाई देखोगे तो करोड़ों में कमाई होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि बैंक कैसे काम करती है। तो भाई साहब बैंक में दो पार्टी जो होती हैं, एक पार्टी होती है सेवर्स या हम इनको बोलेंगे डिपॉजिटर्स। एक तरफ तो बैंक में पैसा जमा कराने वाले लोग होते हैं, बैंक में पैसा जमा कराने वाले होते हैं, और दूसरी तरफ बैंक से लोन लेने वाले लोग होते हैं। ठीक है, सेवर्स मतलब जिनके पास सेविंग है वो अपना पैसा बैंक में जमा करा देंगे, फ्री में तो कराएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। बैंक से जब चाहे बैंक पैसे को निकाल सकते हैं, और साथ के साथ में बैंक इनको इंटरेस्ट देती है, मैंने बताया था। मगर ध्यान रखना, बैंक डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट देती है वो कैसी रहती है, बहुत कम रहती है, जबकि बैंक जो लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है वो हाई इंटरेस्ट रहती है। ठीक है, और बोरोवर्स अपना पैसा जमा कराते हैं, साथ के साथ में क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो ये अपनी बुक में एक बहुत शानदार डायग्राम दिखा रखा है कि जैसे मान लो ये बैंक है, ये बहुत सारे लोग हैं, अपना पैसा ले जाते हैं, पैसा इन्होंने जमा करा दिया। बैंक में जो इन्होंने पैसा जमा कराया, ध्यान रखना इस पैसे को हम बोलेंगे डिपॉजिट विद बैंक। क्या बोल देंगे, डिपॉजिट विद बैंक। और इस डिपॉजिट विद बैंक को ये क्या कर सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं, ऑन डिमांड ले सकते हैं, इसलिए इसका एक नाम है डिमांड डिपॉजिट। बैंक के पास लोगों का जो पैसा जमा करा रखा है इसको हम क्या बोल देते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोल देते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि इसको ऑन डिमांड पैसे को निकाला जा सकता है। ये जो डिपॉजिटर्स हैं जो बैंक में जमा करा रहे हैं, जब चाहे जब पैसे को मतलब निकाल सकते हैं, और बैंक इनको इंटरेस्ट भी पे करती है। ठीक है, बैंक के पास जो ये पैसा आया, बैंक क्या कर रही है, इसको बोरोवर्स को जो उधार लेने वाले लोग हैं उनको लोन के रूप में प्रोवाइड कर रही है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब बैंक हमारी काम करती है। तो बैंक में एक प्रकार से बैंक एक बिचौलिया हो गई। किस किस के बीच में बिचौलिया हो गई, एक तरफ डिपॉजिटर्स हैं और दूसरी तरफ बोरोवर्स हैं। तो डिपॉजिटर्स अपना पैसा जमा करा रहे हैं, बैंक बोरोवर्स को क्या दे रही है, लोन दे रही है। बैंक डिपॉजिटर्स को क्या दे रही है, इंटरेस्ट रेट दे रही है। बोरोवर्स इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं। ये ज़्यादा देते हैं, मान लो जैसे 10% और बैंक दे रही है 4%, तो 6% की जो कमाई है वो बैंक का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, जिसमें बैंक के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको बैंक क्या दे देती है, सैलरी दे देती है। ऐसे करके बैंक काम करती है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर आप देखी जाए तो बैंक के यहाँ पे आपको दो काम दिखाई दे रहे होंगे। पहला काम है बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। पहला काम क्या है, बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। दूसरा काम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बैंक क्या प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है। तो बैंक के दो काम बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा काम है लोन प्रोवाइड करना। बैंक इन डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट पे करती है और लोन पर इंटरेस्ट लेती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा बैंक के और भी काम होते हैं। लेट मी टेल यू कौन कौन से काम होते हैं। जैसे बैंक मान लो और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो बैंक में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैंक में आप क्या कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैंक में जाके आप बिल पेमेंट करवा सकते हो, किसी भी चीज़ का बिल पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, बैंक में आप मनी ट्रांसफ़र आप अब्रॉड में भी कर सकते हो, बाहर भी अब्रॉड कर सकते हो। मनी रिसीव भी कर सकते हो। बैंक में अगर आपका खाता है तो आप क्या कर सकते हो, मनी रिसीव भी कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है बैंक आपको, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ऑनलाइन सर्विसेज मतलब नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ना, कराती कि नहीं कराती। बैंक आपको एटीएम की सर्विस प्रोवाइड कराती है। बैंक आपको चेक बुक की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, चालान की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं है कि बैंक के सिर्फ दो ही काम है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम करती है। अब आई होप आपको बैंक के बारे में बहुत आइडिया आ गया होगा, है ना। तो दो टर्म है यहाँ पे, क्रेडिट और सेविंग। क्रेडिट का मतलब है, सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो पैसा उधार दे रहा है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। प्रोवाइडिंग लोन और लैंडिंग मनी इज नोन एज क्रेडिट। मतलब लोन देना या मनी उधार देना उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। और इसको हम कई बार लोन फाइनेंसिंग भी बोल देते हैं। एक है सेविंग मैंने बताया था, ये इनकम का वो हिस्सा होता है जिसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे मैंने जेठालाल वाला बताया था, जेठालाल 80,000 रुपये कमा रहे हैं, 80,000 में से 30,000 रुपये का खर्चा हो गया, तो जेठालाल जी के पास कितने बचे, 50,000 रुपये बचे। तो ये 50,000 रुपये यूज नहीं हो रहे हैं, कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, तो इस 50,000 को हम क्या बोल सकते हैं, जेठालाल जी की सेविंग बोल सकते हैं। ठीक है भाई।
तो अब हम देखेंगे टॉपिक जो दे रखा है बुक में, डिपॉजिट्स विद बैंक। बैंक के साथ डिपॉजिट। तो आप समझ गए होंगे बैंक में लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जमा कर देते हैं। इट मीन्स अमाउंट दैट पीपल कीप इन देयर बैंक। डिपॉजिट विद बैंक का मतलब है कि लोग बैंक में अपना कितना पैसा रखते हैं। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक्स बाई ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। द मनी इन देयर बैंक अकाउंट आर डिपॉजिट विद बैंक। तो आपको पता बता दिया था मैंने आपको, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होता है, एक्स्ट्रा मनी को हम क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। उस एक्स्ट्रा मनी को बैंक में एक खाता खुलवा कर, मान लो एसबीआई में खाता खुलवा लिया, वहाँ पर बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं, और बैंक में जो ये पैसा होता है इसको हम बोलते हैं डिपॉजिट विद बैंक। बैंक इस पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है और इस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। मैंने अभी बताया था, बैंक डिपॉजिटर से मनी ले लेती है और इसको क्या किसको देती है, बोरोवर्स को देती है। तो बैंक क्या करती है, डिपॉजिटर का पैसा एक्सेप्ट करती है और बदले में इनको क्या देती है, इंटरेस्ट दे देती है। बट ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट रेट होती है ये थोड़ी कम रहती है और बैंक जो बोरोवर से इंटरेस्ट लेती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। अब देखो, बैंक में जो पैसा हमने जमा कर रखा है इसको हम कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कभी भी पेमेंट कर दो आज की डेट में, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, पता नहीं कितनी सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई है जहाँ पर आप ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकते हो। तो वो पेमेंट कहाँ से होता है भाई, जहाँ आप फ़ोन पे से पे कर रहे हो या पेटीएम से पे कर रहे हो, तो उससे आपको पता हो तो बैंक अकाउंट लिंक रहता है। बैंक अकाउंट लिंक रहता है तो फ़ोन पे बैंक अकाउंट से पैसा कटवा देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो पैसा है इसको किसी भी समय निकाला जा सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब जो डिपॉजिट का मतलब जमा करा रखा है, पर डिमांड है, जब चाहो जब आप इसको निकाल सकते हो, ये सबसे बड़ी खास बात है। तो बैंक डिपॉजिट ऑल्सो फैसिलिटेट इजी ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट और इंटरनेट बैंकिंग। तो बैंक में जो डिपॉजिट है इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम चेक के रूप में दे सकते हैं किसी को, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दे सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो देखो भाई, हमने जो बैंक में पैसा जमा कर रखा है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा है। तो पहली बात तो, अगर हमारे पास जो पैसा है, एक्स्ट्रा जो मनी है, सेविंग है, अगर उसको हम बैंक के साथ रखते हैं तो चोरी और डकैती से हम बच जाएंगे। तो मनी इसमें बैंक में जो रहता है वो सेफ रहता है चोरी से और डकैती से, थेफ्ट एंड रॉबरी। दूसरा, अब देखो घर में पैसा बढ़ा है, मान लो जेठालाल जी का हर महीने 50-50 हज़ार रुपये घर रखें, तो भाई वो 50,000 ही रहेंगे। मगर अगर जेठालाल जी बैंक में पैसा जमा करा देंगे तो हर महीने की 3-4% इंटरेस्ट रेट तो मिलेगी। तो दूसरा फायदा क्या है, अगर बैंक में आप पैसा जमा कराते हो तो कुछ अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो आपका पैसे से पैसा बनता रहता है। तीसरा फायदा ये कि बैंक में जो पैसा जमा करा रखा है इसको हम एनी टाइम, जब चाहें जब मनी को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहें जब भी रिक्वायरमेंट हो, है ना। और अगर मान लो देखो, अब आपको मान लो पैसा किसी को पे करना है, तो ज़रूरी नहीं आप अपने साथ मतलब पूरा बैग भर के पैसा ले जाएं और किसी को पे करें। आप अपने साथ चेकबुक ले जा सकते हो और आप क्या कर सकते हो, पैसा चेक के रूप में दे सकते हो लोगों को। तो चेक के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा, अब चेक क्या है, लेट अस डिस्कस अबाउट चेक। चेक क्या होता है, तो चेक के बारे में आपने सुना होगा, लोग अपने पास चेकबुक रखते हैं और चेकबुक से क्या करते हैं, चेक काट के दे देते हैं। ये थोड़ा पुराना तरीका है, पहले का टाइम पे, आज भी वैसे चेक का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। तो जो कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा जो देते हैं, सैलरी जो देते हैं, चेक के रूप में देते हैं। ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक यहाँ पर दिखा रखा है। तो सपोज मान लो ये मान लो ये मेरा अकाउंट है, ये मान लो मेरा ये अकाउंट है, ठीक है, और ये मेरी चेक बुक है, ठीक है। तो अब मान लो मुझे मान लो कोई एम्प्लॉई है मेरे यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको मान लो मुझे 10,000 रुपये देने, कितने हज़ार रुपये देने, 10,000 रुपये दे दें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेट डालूंगा, ठीक है। इसके अलावा जिसको पे करना है, मान लो मुझे पे करना है, विष्णु को पे करना है, मुझे विष्णु को 10,000 रुपये देने हैं, तो विष्णु का मैंने यहाँ नाम डाल दिया। कितने रुपये देने मुझे, 10,000 रुपये, यहाँ पर डाल दूंगा मैं 10,000 रुपये डाल दूंगा, यहाँ पे 10,000 ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर आ जाएगा, चेकबुक में वो ऑलरेडी रहता है और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे साइन वाइन कर दूंगा मैं अपने। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, चेक को पे करते हैं, और ये होता है चेक नंबर, ध्यान रखना, दिस इज दी चेक नंबर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे जिसको पे करना है पेई का नाम लिख देंगे, यहाँ पे वर्ड्स में नाम लिखते हैं, वर्ड्स में मतलब डालेंगे, यहाँ पे आपको डिजिट में डालना पड़ेगा, यहाँ आपको डेट फिल करनी पड़ती है, ये बैंक का एड्रेस लिख जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे साइन हो जाते हैं, और यहाँ पे खाता नंबर होता है, और दिस इज चेक नंबर। दूसरा जो होता है ये MICR कोड, ये RBI अकाउंट नंबर, और ये होता है ट्रांजेक्शन कोड। हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि चेक नंबर कौन सा होता है, तो ये वाला होता है चेक नंबर। तो ये चेक हो गया।
तो ये अपनी बुक में दिखा रखा है, आपने देख सकते हो कि प्रेम कुमार को पे किए जा रहे हैं, इतने तारीख को पे किए जा रहे हैं, इतने 1000 रुपये यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे साइन हो गया, ये चेक नंबर हो गया, ये कोडिंग जो बैंक यूज करती है, और ये ब्रांच का कोड हो गया। तो ये बुक में भी दिखा रखा है ना। तो चेक आपको समझ में आ गया होगा। इसका फ़ायदा क्या है कि मेरे पास अगर मान लो पैसा है, डिमांड डिपॉजिट है, बैंक में जो पैसा है उस पैसे को मैं चेक के रूप में किसी को दे सकता हूँ। मान लो मुझे 10,000 रुपये कैश नहीं देने, तो मैं उस अपने बैंक अकाउंट से पैसा किसके रूप में दे सकता हूँ, चेक के रूप में दे सकता हूँ। तो चेक क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैंक को ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में से फलाने फलाने व्यक्ति को आप दे दो। तो यहाँ पे ये ऑर्डर दिया जा रहा है। तो चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज बीन इशूड। तो मान लो अभी मैंने बताया था चेक, मान लो मैंने किसको इशू किया था, विष्णु को इशू किया था। तो मैं बैंक को ऑर्डर दे रहा हूँ कि भैया विष्णु को आप कितने 10,000 रुपये पे कर दो, किसके अकाउंट में से, लक्की के अकाउंट में से 10,000 रुपये आप क्या कर दो, पे कर दो। तो मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ, किसको ऑर्डर दे रहा हूँ, बैंक को दे रहा हूँ। तो चेक क्या हो गया, एक पीस ऑफ पेपर है, एक पेपर का पीस है जो बैंक को एक ऑर्डर दे रहा है कि भाई इतना अकाउंट इस व्यक्ति के अकाउंट में से जिसका नाम चेक पर डाला गया उसको दे दो। तो पैसा किसके अकाउंट में से कटेगा, लक्की के अकाउंट में से कटेगा। किसको मिल जाएगा, विष्णु को मिल जाएगा। ठीक है। तो पेमेंट कैन बी मेड विद द यूज ऑफ चेक इंस्टीड ऑफ कैश। तो इसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा कि आपको कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपने लगा रखा है जॉब पर, तो आप उसको कैश के रूप में पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कैन बी मेड विद द यूज ऑफ चेक इंस्टीड ऑफ कैश, डबल हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं है। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज अकाउंट विद द बैंक मेक आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। अगर देखो आपको अगर चेक के थ्रू पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, यहाँ पे साइन करके देना पड़ेगा, तब जाके पेमेंट हो पाएगा। लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, तो मैंने आपको बता ही दिया, बैंक जो पैसा जमा करती है डिपॉजिटर से, उस पैसे को क्या करती है, लोन में घुमा देती है। ये चीज़ आपको पता ही है। तो बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल इन दिस वे दे कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट। मान लो अगर बैंक में 1 करोड़ लोगों ने खाता खुलवा लिया और 1 करोड़ रुपये एक रुपये भी जमा कराते हैं, 1 करोड़ लोग 1 रुपये भी जमा कराते हैं, तो बैंक के पास कितना पैसा आ जाएगा, 1 करोड़ रुपये आ जाएगा। तो बैंक इस पैसे को क्या करती है, लोन पर घुमा देती है, ध्यान रखना। तो बैंक कीप only a small proportion of their deposit as cash with themselves. This is kept for those depositors who wish to withdraw money from their account. देखो बेटा, बैंक में जो लोग पैसा जमा कराते हैं, मान लो बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा हो करा दिए किसी ने ना, तो बैंक क्या करती है, सारा की सारा पैसा लोन में नहीं देती है। ठीक है, कुछ अमाउंट बैंक जो है अपने पास रख देती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखो ये अपनी बुक में नहीं दे रखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट में आया है, मान लो मैंने बताया था 100 करोड़ आया है, तो बैंक क्या करती है, 100 करोड़ रुपए पूरे के पूरे को क्या करती है, लोन में नहीं देती है। क्योंकि अगर पूरा की पूरा पैसा अगर लोन में दे दिया, पूरा की पूरा अगर आप बैंक अगर लोन में दे देगी, तो इससे दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है, इससे दिक्कत ये आ जाती है कि अगर मान लो इसमें बैंक में जिसका खाता खुला वो बैंक के पास पहुंच गया, लाओ भैया हमें तो नगद दे दो, इतने रुपए चाहिए, तो बैंक के पास तो पैसा नहीं है, तो बैंक फंस जाएगी। तो ऐसे में बैंक को दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बैंक को कुछ अमाउंट, जो डिपॉजिट का कुछ अमाउंट है, अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो। और बैंक कितना पैसा अपने अकाउंट में रखेगी, इसको डिसाइड करती है RBI। कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, डिपॉजिट ज़्यादा पहुँच जाते हैं, तो बैंक के पास अगर पैसा नहीं होता है, तो बैंक दूसरी बैंक से क्या कर लेती है, पैसा ले लेती है, उधार ले लेती है काम चलाने के लिए। ऐसा भी हो जाता है, कई बार बैंक RBI से भी पैसा ले लेती है ना। तो बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। तो बैंक के पास जो डिपॉजिट होता है उसको बैंक क्या करती है, लोन में दे देती है। बैंक चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर एंड डिपॉजिट। तो ध्यान रखना, बैंक जो बोरोवर से इंटरेस्ट रेट ले रही है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होती है, और जो बोरोवर्स को इंटरेस्ट रेट देती है वो कम होती है। जैसे मान लो बोरोवर्स को बैंक 4% दे रही है, और डिपॉजिटर को बैंक 4% दे रही है, और बोरोवर से कितना ले रही है, 12%। तो बैंक का फायदा कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बैंक जो बोरोवर से इंटरेस्ट रेट लेती है वो ज़्यादा होती है, और डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट देती है वो बहुत कम होती है। तो जो बीच का जो होता है डिफरेंस जो होता है इंटरेस्ट का, वही होता है मेजर सोर्स ऑफ इनकम। तो डिफरेंस कितना हो गया, 8। तो इसको करोड़ों में भी लें तो 8 करोड़ रुपये सीधी सीधी कमाई हो जाएगी। अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आते हैं, जिसमें से 4 करोड़ रुपए बैंक क्या कर देती है,
बोरोवर्स को दे देगी और 12 करोड़ ले लेगी किससे, 4 करोड़ रुपए तो दे देगी डिपॉजिटर को और 12 करोड़ किससे ले लेगी, बोरोवर से। तो बैंक को सीधे सीधे बच जाएंगे कितने, 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बैंक का प्रॉफिट या बैंक की कमाई कैसे होती है, तो बैंक जो है बोरोवर से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेती है, डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट लेती है। तो जो डिफरेंस होता है वही बैंक की असली कमाई होती है। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर नीड ऑफ फंड। तो इस प्रकार बैंक एक बिचौलिया की तरह काम कर रही है। तो किन किन के बीच का बिचौलिया बैंक, डिपॉजिटर और बोरोवर्स को पैसे की ज़रूरत है, डिपॉजिटर पैसे को जमा कराते हैं क्योंकि इनके पास पैसा किसमें, सरप्लस में, क्योंकि इनके पास सेविंग है, ठीक है, इनको पैसे की नीड है। तो ऐसे करके बैंक एक बिचौलिए की काम करती है, बिचौलिए का इंटरमीडिएट का काम करती है। बैंक कई प्रकार के लोन भी प्रोवाइड कराती है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, फार्म लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, बैंक लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्रेडिट के बारे में और एक्स्ट्रा जान लेते हैं। क्रेडिट में, तो क्रेडिट का मतलब मैंने बताया था, जो बैंक लोन प्रोवाइड कराती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। तो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनीज, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो देखो बेटा, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, लेंडर के बीच में और बोरोवर के बीच में। लेंडर कौन होता है, जो लोन दे रहा है या क्रेडिट दे रहा है उसको लेंडर बोलते हैं, और बोरोवर कौन होता है, जो पैसा ले रहा है। तो लेंडर बोरोवर को पैसा देता है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या दे सकते हैं, ये मनी दे सकते हैं, गुड्स दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, और प्रॉमिस करते हैं यहाँ पे कि फ्यूचर में ये इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे विद इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो गांव में, रूरल एरियाज में अगर हम बात करें, रूरल एरियाज में जो क्रेडिट की मेन डिमांड होती है, अब देखो बेचा, किसान लोग हैं, किसान लोगों को क्रेडिट क्यों चाहिए, तो उनको चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल के लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, उनको फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स खरीदने पड़ते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, कई बार मशीनरी खरीदते हैं। इन सब चीज़ों के लिए किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखना, रूरल एरियाज में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट की डिमांड होती है। अब कई बार ऐसा होता है, क्रेडिट लेने की वजह से, ध्यान देना, क्रेडिट लेने की वजह से लोग बाग क्या है, डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं। कई बार मान लो उधार ले लिया, चुका नहीं पाए, तो बाद में क्या है, कुछ लोग कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं डेट ट्रैप। और कई बार क्रेडिट जो है लोगों की अर्निंग बढ़ाने में भी हेल्प करता है। मान लो किसी ने क्रेडिट लिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस चल पड़ा, उनका दौड़ पड़ा, तो उससे क्या होता है, अर्निंग भी बढ़ जाती है क्रेडिट से। एक टर्म में एक चीज़ है कोलेटरल, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी। अब मान लो मिस्टर ए ने लोन दिया किसको, मिस्टर बी को। अब मान लो ए ने लोन दे दिया, और कितना लोन दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिए। क्या गारंटी है 10 लाख रुपए को ये बाद में चुका देंगे, बी की कोई गारंटी थोड़ी है भाई। मान लो बी 10 लाख रुपए लेके भाग जाते हैं, तो भैया लॉस हो जाएगा इनका। तो इसलिए ए क्या करेगा, बी से बोलेगा भैया हमें कुछ अपनी चीज़ जमा कराओ आप, अगर मान लो आप भाग गए तो हम क्या करेंगे बता। तो बी सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, 10 लाख रुपए का कोई आइटम, 10 लाख रुपए के कुछ ऐसा चीज़ जमा कराएगा कि अगर मान लो बी इन 10 लाख रुपए को नहीं देता है, तो ए जो ये चीज़ इन्होंने गिरवी रखी है उससे अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो आपने देखा होगा, कई बार गाँव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, तो जो मनी लेंडर होते हैं वो पैसा कैसे देते हैं, तो गहने वहने जमा कर लेते हैं, जिसको मतलब उधार देते हैं उससे गहने वहने जमा करवा लेते हैं। या बैंक भी आपको ऐसे नहीं है कि आप जाओगे और बैंक कहेगी आइए स्वागत है आपका, लो लोन ले जाओ साहब, हम लोन दे रहे हैं आपको। तो बैंक ऐसे नहीं देती है भाई लोन। बैंक कहेगी भैया कुछ जमा कराओ, कागज़ जमा कराओ, खेत के कागज़ जमा कराओ, घर के कागज़ जमा कराओ, कुछ ना कुछ तो जमा कराओ। तो जो चीज़ सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इट इज़ ए सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। जब भी आप लोन लेने जाओगे तो कुछ आप अपना डॉक्यूमेंट या कुछ या कोई भी चीज़ आप जमा कराओगे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल। तो इट इज़ एन असेट, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, ईटीसी दैट बोरोवर ओन्स एंड यूजेज दिस एज द गारंटी टू ए लेंडर एंड अनटिल द लोन इज रिपेड। तो बेटा जो भी चीज़ होती है इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें लैंड के, ज़मीन के कागज़ हो सकते हैं, बिल्डिंग के कागज़ हो सकते हैं, गाड़ी के कागज़ हो सकते हैं, लाइव स्टॉक हो सकता है। ये सारी चीज़ों को जो किसके पास होते हैं, बोरोवर के पास होते हैं, और बोरोवर इनको गारंटी की तरह यूज करता है। कब तक यूज करता है, जब तक लोन को रीपे नहीं करता। अगर मान लो बोरोवर लोन्स को रीपे करने में फेल हो जाता है, तो लेंडर के पास अधिकार है कि वो इस कोलेटरल को बेच सकता है और अपना पैसा प्राप्त कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कोलेटरल। अब देखो लोन देते समय कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ऐसा थोड़ी है कि आप जाओगे सीधा लोन लेके आ जाओगे, तो बैंक वाले आपको पहले बताते हैं देखो साहब ये हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस।
तो ऐसे ही क्रेडिट देते समय जो कंडीशन सेट की जाती है उसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो इट इज़ द सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच लोन इज गिवन। तो लोन देते समय जो कंडीशंस होती हैं उनको हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, मोड ऑफ रीपेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो भाई देखो, कहीं भी आप लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के। कितने % इंटरेस्ट रेट आपको चुकाना पड़ेगा, क्या कोलेटरल आप जमा करा रहे हो, कितने दिन में आपको लोन रीपे करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आप कैसे पे करोगे, चेक से पे करोगे, ऑनलाइन पे करोगे या किस्तों में पे करोगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं इनका जो नेचर है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, या मतलब इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती हैं अलग अलग बैंक की, अलग अलग लोगों की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज आई होगी। तो फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।